Yes, very good morning to all of you. This is Nikita here from Learn Next Nursing. Today we will discuss about Norset PYQ series number 17. So start करते हैं. Just give me 1 minute. Okay. What says the first question? All of the following are the cause of polyuria except. आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि जो ऑप्शंस दिए हैं वो सारे ही पॉलीयूरिया के कॉजेज है एक्सेप्ट वन. व्हाट इज पॉलीयूरिया? इट इज excessive यूरिनेशन. ठीक है. सो ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं? डायबिटीज इंसिपिडस, डायबिटीज मेलाइटस, मैनिटॉल एंड सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, यानी कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का स्टिमुलेट होना. सी, डायबिटिक इंसिपिडस एंड डायबिटिक मेलाइटस में भी ऑलवेज नो कि पॉलीयूरिया होता है. ठीक है. सो ये तो आपका दोनों ही ऑप्शंस नहीं बनते. अब हमारे पास बचा मैनिटॉल एंड सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन. ठीक है. मैनिटॉल जो है ये एक लार्ज मॉलिक्यूल है. ठीक है, फ्री मॉलिक्यूल है. सो मैनिटॉल क्या करता है ना, ये रीनल के कुछ प्रोस्टाग्लैंडिन्स को रिलीज करता है जिसके वजह से इट कॉजेज द वैसोडाइलेशन. एंड जब रीनल फ्लो में, ठीक है, वैसोडाइलेशन हो जाएगा तो ये फ्री फ्लो यूरिन करवाएगा. ठीक है. सो मैनिटॉल अगेन व्हाट कॉजेज? इट कॉजेज पॉलीयूरिया. अब हमारे पास बचा सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन जो कि हमारा करेक्ट आंसर है. ठीक है. सी, व्हाई दिस इज करेक्ट? बिकॉज जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होता है, ठीक है, सो कॉजेस यूरिनरी स्पिंक्टर टू रिमेन टाइटली क्लोज्ड. ये यूरिनरी स्पिंक्टर टाइटली क्लोज्ड होता है जिसके वजह से क्या होता है, वहां पे यूरिन आउटपुट डिक्रीज होता है. ठीक है. एंड वहां पे पॉलीयूरिया नहीं होता. Okay, so all of the following are the causes of polyuria except one, which is sympathetic stimulation. No diabetic insipidus, no diabetic mellitus, no mannitol, because diabetic insipidus, diabetic mellitus and mannitol, this always causes polyuria. Clear? Okay. Next question. Question number 2 says diet that is indicated for a patient receiving anticoagulant of warfarin therapy. Okay. क्वेश्चन क्या पूछा है? एक्सक्यूज मी. एक पेशेंट है, ठीक है, उसको वैरफरिन थेरेपी चल रही. वैरफरिन क्यों देते हैं हम? एज एन एंटी कोएगुलेंट. ठीक है. तो आप ऐसे पेशेंट को जो कि एंटी कोएगुलेंट थेरेपी, उसको डाइट कैसा दोगे? ठीक है. यू विल एडवाइज इनटेक ऑफ हाई पोटेशियम डाइट, यू विल इनटेक ऑफ हाई विटामिन के डाइट, you will advise intake of low potassium diet and you will intake of low vitamin K diet. ठीक है. अब मुझे ये बताओ विटामिन के क्या है? इट इज अ कोएगुलेंट. और अब इसके अगेंस्ट में क्या दे रहे हैं? वारफरिन. ठीक है, अगेंस्ट में वारफरिन दे रहे हैं. तो हमारा पोटेशियम का तो यहाँ पे कोई काम ही नहीं आता. अब मुझे ये बताओ विटामिन के क्या है? इट इज एन कोएगुलेंट. ये क्लॉटिंग फैक्टर्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है. ठीक है, क्लॉट करने में ये विटामिन के जो है वो हेल्प करता है. ठीक है. सो क्या मैं एक ऐसे पेशेंट जिसको वारफरिन थेरेपी चल रही है, मैं उसको हाई विटामिन के दूंगी ताकि और ज्यादा क्लॉटिंग फैक्टर्स बने? अगर मैंने हाई विटामिन के डाइट पेशेंट को दिया तो वारफरिन थेरेपी का तो कोई मीनिंग ही नहीं रहेगा. क्या वो वारफरिन थेरेपी विल बी इफेक्टिव? नो. सो हम हाई विटामिन के डाइट कभी नहीं देंगे. अगर किसी पेशेंट को वारफरिन थेरेपी या फिर कोई भी एंटीकोएगुलेंट थेरेपी स्टार्ट है, ठीक है, स्पेशली ऑफ वारफरिन थेरेपी, वी ऑलवेज गिव इनटेक ऑफ लो विटामिन के डाइट. ठीक है. अगर हमने यहाँ से विटामिन के ज्यादा दिया, वहां से वारफरिन जा रहा है, तो जो थेरेपी, जो इफेक्टिव ट्रीटमेंट हम पेशेंट को देना चाहते हैं वो उनको नहीं मिलेगा. ठीक है. सो ऑलवेज गिव इनटेक ऑफ लो विटामिन के डाइट. ठीक है. वी विल एडवाइज फॉर द लो विटामिन के डाइट. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन. Diluent used for dilution of Japanese encephalitis. क्या है ये Japanese encephalitis? It is a viral disease. कैसे होता है? By bite of Culex species. Culex
स्पीसीज, अब इस क्यूलेक्स स्पीसीज में मेनली उसका नाम क्या होता है, राइट डाउन क्यूलेक्स ट्रीटा एनियो एनफेंकस, राइट डाउन ट्राइटा एनलोर हिंकस, ठीक है, क्यूलेक्स ट्राइटा एनलोरिंकस, ये एक क्यूलेक्स स्पीसीज है जो जापानीज एंसेफेलाइटिस करती है। एंड देयर आर चांसेस कि ये आगे आपको पूछ ले कि मेनली कौन सी स्पीसीज होती है जो जापानीज एंसेफेलाइटिस करवाती है। ठीक है, आपको क्या क्वेश्चन पूछा कि कौन सा डाइल्यूएंट आप यूज करोगे जब आप जापानीज एंसेफेलाइटिस के लिए वैक्सीन को प्रिपेयर करोगे या फिर डाइल्यूशन करोगे। ठीक है, you will take normal saline as a diluent, you will take normal distilled water as a normal saline, you will take sodium carbonate or you will take phosphate buffer saline। ठीक है, before that we will talk about this। ठीक है, टोटल कितने डोज देते हैं हम इसके, टोटल डोजेस वी गिव 5 डोजेस। ठीक है, फर्स्ट डोज कब देते हैं, एट 8 मंथ। ठीक है, टाइप ऑफ वैक्सीन कैसी होती है जापानीज एंसेफेलाइटिस की, क्या टाइप ऑफ वैक्सीन होती है, लाइव होती है, डेड किल्ड वैक्सीन होती है, इट इज लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन। ठीक है, क्या होता है इसका स्टोरिंग टेम्परेचर, yes what is the storing temperature, it is +2 डिग्री सेल्सियस टू +8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, क्या रूट से देते हैं हम इसको, इट इज सबक्यूटेनियस, क्लियर। एंड अब हम बात करेंगे डाइल्यूएंट की, डाइल्यूएंट होता है हमारा फॉस्फेट बफर सलाइन। ठीक है, और ये जो फॉस्फेट बफर सलाइन जो डाइल्यूएंट हम यूज करने वाले हैं, ठीक है, अगर हमने इसको ओपन कर दिया, ठीक है, ओनली विथिन 6 आवर्स वी कैन यूज इट, यूज विथिन 6 आवर आफ्टर ओपनिंग अ वायल। ठीक है, 6 आवर्स के अंदर यूज कर सकते हो तो करो, अदरवाइज यू हैव टू डिस्कार्ड इट। ठीक है, एंड ये जो डाइल्यूएंट है फॉस्फेट बफर सलाइन का, इट इज अकॉर्डिंग टू न्यू गाइडलाइन ऑफ WHO। नया गाइडलाइन जो आया है हमारे WHO का, वो कहता है कि आपको फॉस्फेट बफर सिस्टम, फॉस्फेट बफर सलाइन जो है वो यूज करना है जापानीज एंसेफेलाइटिस की वैक्सीन को डाइल्यूट करने के लिए, क्लियर। एंड हम कैसे देते हैं, सिंगल डोज लाइफोलाइज्ड सबक्यूटेनियसली देते हैं, फर्स्ट डोज एट 8 मंथ देते हैं, टोटल डोज 5 होते हैं, टाइप ऑफ वैक्सीन ये होती है लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन, क्लियर। ओके, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉस्फेट बफर सलाइन, this will be the correct answer। okay, next question। okay, a child represents feature of autistic disease। ठीक है, एक ऑटिज्म का बच्चा, ऑटिज्म इज व्हाट, चाइल्डहुड मेंटल डिसऑर्डर वी कैन से। ठीक है, सो उसके फीचर्स क्या होंगे, देयर विल बी लैक ऑफ सोशल इंटरेक्शन, दैट बेबी विल लिव इन फैंटेसी, द बेबी विल लिव इन अनरियल वर्ल्ड ऑफ थिंकिंग, एंड द बेबी इज अनरिस्पॉन्सिव, फैंटेसी वर्ल्ड में जिएगा अपने ही इसमें, ठीक है, अपने ही इमेजिनेशन में। ठीक है, लैक ऑफ सोशल इंटरेक्शन रहेगा या फिर अनरिस्पॉन्सिवनेस रहेगा, यस व्हाट विल बी देयर, क्या होता है ऑटिज्म में, एक्सक्यूज मी फॉर 1 मिनट। यस, ऑटिज्म में व्हाट हैपन, इट इज अ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। ठीक है, अब अगर मैं इसकी फीचर्स की बात करती हूँ, राइट डाउन फीचर्स ऑफ ऑटिज्म, एंड इस ऑटिज्म को ही हम एक और नाम से कहते हैं, दैट इज ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ठीक है, नंबर 1 फीचर क्या होता है इसका, डिफिकल्टी विथ कम्युनिकेशन,
या फिर हम कह सकते हैं कि ऐसे बच्चों में हमको कम्युनिकेशन इम्पेयरमेंट मिलता है, डिफिकल्टी विथ कम्युनिकेशन, और वी कैन से हमें ऐसे बच्चों में मिलता है कम्युनिकेशन इम्पेयरमेंट। ठीक है। सेकेंड इसमें होता है देयर इज लैक ऑफ सोशल इंटरेक्शन। ठीक है, डिफिकल्टी होती है इन सोशली इंटरेक्शन, वो सोशली इंटरेक्ट नहीं कर पाते। ठीक है, डिफिकल्टी विथ सोशल इंटरेक्शन। एंड और क्या इसमें मिलता है हमको, जो बच्चों का इंटरेस्ट होता है ना वो एकदम ऑब्सेस्ड होता है। ठीक है, ऑब्सेसिव इंटरेस्ट हमको मिलता है। ठीक है, एंड ना एक रेपिटेटिव बिहेवियर मिलता है, एक ही चीज को रिपीटेडली करते रहेंगे, रेपिटेटिव बिहेवियर। ठीक है, दिस आर द फीचर्स ऑफ ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ठीक है, तो कौन कौन से फीचर्स हमने बात की थी, लैक ऑफ सोशल इंटरेक्शन, यस ये तो मिलता है। लिव इन फैंटेसी वर्ल्ड, नो वो तो सोशली इंटरेक्ट ही नहीं कर पाते हैं। लिव इन अनरियल वर्ल्ड ऑफ थिंकिंग, यानी एक इमेजिनेशन लाइफ में जीते हैं, नो। अनरिस्पॉन्सिव होते हैं, नो। दे आर सोशली इंटरेक्ट, वो इंटरेक्ट नहीं करते, बट ऐसा नहीं है कि वो किसी चीज के ऊपर रिस्पॉन्स नहीं करते। ठीक है, सो देर इज लैक ऑफ सोशल इंटरेक्शन इज द करेक्ट आंसर या फिर करेक्ट फीचर ऑफ द ऑटिस्टिक डिजीज, जिसको हम कहते हैं ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होता है चाइल्डहुड में। ठीक है, ये हम साइकेट्रिक में चाइल्डहुड मेंटल डिसऑर्डर्स में पढ़ते हैं, बट इट इज अ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन सीओपीडी पेशेंट, ठीक है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज वाले पेशेंट है, देयर इज कंपनसेटरी पॉलीसाइथेमिया डेवलप इन द पेशेंट। सीओपीडी पेशेंट में कंपनसेटरी पॉलीसाइथेमिया हो गया है। ठीक है, देन मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी इन दिस पेशेंट इज, सबसे प्रायोरिटाइज वाली चीज आपकी क्या होगी, इनइफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न जो उस पेशेंट में होगा, आप उसको एज अ प्रायोरिटी पकड़ोगे। कंजेशन हो रहा है ड्यू टू थ्रोम्बोसिस फॉर्मेशन, इसलिए इनइफेक्टिव न्यूट्रिशनल पैटर्न, या फिर नन ऑफ द अबव। नन ऑफ द अबव तो नहीं होगा, क्योंकि सीओपीडी का पेशेंट है और पॉलीसाइथेमिया है। ठीक है, नो। इनइफेक्टिव न्यूट्रिशनल पैटर्न को हम पहले प्रायोरिटी देंगे, नो। इनइफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न एंड कंजेशन डेवलप ड्यू टू थ्रोम्बोसिस फॉर्मेशन। सी, पॉलीसाइथेमिया में क्या होता है, इन पॉलीसाइथेमिया इंक्रीज एचबी कॉन्सेंट्रेशन, बहुत ज्यादा एचबी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होने के वजह से क्या होता है, लीड टू थ्रोम्बोसिस फॉर्मेशन। ठीक है, अब ये जो सेकेंडरी पॉलीसाइथेमिया होता है, ये क्यों होता है, इट इज बिकॉज ऑफ क्रॉनिक हाइपोक्सेमिया। और जब क्रॉनिक हाइपोक्सिया उसको हो जाएगा तो ये क्या लीड करता है, इट ऑलवेज इंक्रीजेस द प्रोडक्शन ऑफ एरिथ्रोपोइटिन बाय द किडनीज, इंक्रीजेस प्रोडक्शन ऑफ एरिथ्रोपोइटिन बाय द किडनी, और उसके बाद क्या होगा, फिर से पॉलीसाइथेमिया। अब सोचो व्हाट्स हैपनिंग हियर, यहाँ पे क्या था, इस पेशेंट को सीओपीडी था, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। इस सीओपीडी के वजह से पेशेंट को क्रॉनिक हाइपोक्सीमिया हुआ। जब पेशेंट को क्रॉनिक हाइपोक्सीमिया हुआ तो उसके किडनी से इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ एरिथ्रोपोइटिन बना, और जब इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ एरिथ्रोपोइटिन किडनी से हुआ तो इस एरिथ्रोपोइटिन ने क्या किया, एचबी के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दिया, एंड उस पर्सन में सेकेंडरी पॉलीसाइथेमिया की कंडीशन कॉज कर दी। और जब सेकेंडरी पॉलीसाइथेमिया होता है, एचबी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है, तो उस पर्सन में थ्रोम्बोसिस फॉर्मेशन होने के ज्यादा चांसेस बनते हैं। तो यहाँ करेक्ट आंसर आपका इनइफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न होगा, क्योंकि आपको यहाँ पे प्रायोरिटी पूछी है। ठीक है, सो इट इज नॉट इनइफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न। यहाँ पे मेन प्रॉब्लम हो गई है कि पेशेंट को पॉलीसाइथेमिया हो गया है सीओपीडी के वजह से, तो यहाँ पे कंजेशन डेवलप ड्यू टू थ्रोम्बोसिस फॉर्मेशन विल बी द प्रायोरिटी इन दिस पेशेंट। क्लियर? ओके, वन मोर थिंग। अब देखो, जो भी ये सेकेंडरी पॉलीसाइथेमिया होते हैं, इनके मेनली कॉजेस क्या होते हैं, क्यों होते हैं, ये कौन से कंडीशंस में हमको मिलता है,
OSA दैट इज ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एनीमिया वाले पेशेंट, एपनिया वाले पेशेंट में मिलता है क्योंकि वहां पे भी हाइपोक्सेमिया होता है, ठीक है। देन ओबेसिटी हाइपोवेंटिलेशन सिंड्रोम, ओबेसिटी हाइपोवेंटिलेशन सिंड्रोम, ठीक है। एंड वन मोर थिंग सीओपीडी, मतलब ऐसे पेशेंट्स में जहां क्रॉनिक हाइपोक्सीमिया हो रहा है वहां पे हमेशा सेकेंडरी पॉलीसाइथेमिया होने की चांसेस इंक्रीज रहते हैं। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। A patient has peptic ulcers and taking antacids. What is the action of antacid? Simply they had asked कि antacid का action क्या है, क्या करते हैं वो डिक्रीज करते हैं HCl के सिक्रीशन को, वो इंक्रीज करते हैं HCl के सिक्रीशन को, इनिबिट करते हैं इस ACH को, या फिर न्यूट्रलाइज करते हैं HCl को। सी एंटासिड्स HCl सिक्रीशन को डिक्रीज नहीं करते, ना ही वो HCl सिक्रीशन को इंक्रीज करते हैं, ना ही वो ACH को इनिबिट करते हैं। दे ऑलवेज न्यूट्रलाइज द HCl, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को वो हमेशा न्यूट्रलाइज करते हैं, ठीक है। अब ये तो क्या हो गया, एंटा एसिड का एक्शन, ठीक है। अब राइट डाउन, ये जो डिक्रीज HCl सिक्रीशन होता है ये किसका एक्शन होता है, कौन करता है डिक्रीज HCl सिक्रीशन? यस, H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट जो है वो इस HCl सिक्रीशन को डिक्रीज करते हैं, ठीक है। एग्जांपल ले लो, रैनिटिडिन, ठीक है। देन एक होता है प्रोटोन पंप इनिबिटर, प्रोटोन पंप इनिबिटर। ये प्रोटोन पंप इनिबिटर क्या करता है, इट ऑल्सो डिक्रीजेस द सिक्रीशन ऑफ HCl, डिक्रीजेस सिक्रीशन ऑफ HCl। इसमें क्या आपका एग्जांपल आता है, यस, पेंटाप्रोजोल। लेकिन एंटा एसिड्स का मेनली एक्शन क्या होता है, दे ऑलवेज न्यूट्रलाइज द HCl। क्लियर? सो करेक्ट आंसर क्या होगा, पेप्टिक अल्सर वाले पेशेंट को अगर आपने एंटा एसिड दिया तो वो क्या करते हैं, क्या वो HCl सिक्रीशन को डिक्रीज करते हैं? नो, दे ऑलवेज न्यूट्रलाइज द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 16 weeks pregnancy and gestational length is 22 centimeter and complains brownish color of vaginal discharge, then this condition is 16 weeks pregnant है, ठीक है। gestation length कितनी है, 22 सेंटीमीटर। क्या कंप्लेन कर रही है, ब्राउन कलर ऑफ वजाइनल डिस्चार्ज। क्या कह सकती हूं मैं, ब्लीडिंग इन प्रेगनेंसी, ऐसी कंप्लेंट लेकर आ रही है, ठीक है। तो इसका कंडीशन क्या होगा, क्या ये प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन है, क्या ये एब्रप्शियो प्लेसेंटा की कंडीशन है, क्या ये जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज की कंडीशन है, या फिर इसमें से कोई भी कंडीशन नहीं है, सिर्फ ब्लीडिंग इन प्रेगनेंसी अगर है तो समथिंग विल बी देयर, नन ऑफ द अबव तो नहीं होगा। जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज, एब्रप्शियो प्लेसेंटा, प्लेसेंटा प्रीविया। अब प्लेसेंटा प्रीविया एंड एब्रप्शियो प्लेसेंटा क्या है, APH है, और ये कब होते हैं, मोर देन 22 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में ये होते हैं। यहाँ पे आपको वीक्स कितना दिया है, 16 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। तो प्लेसेंटा प्रीविया एब्रप्शियो प्लेसेंटा भी नहीं, इट विल बी जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज, ठीक है। जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज को हम क्या कहते हैं, मोलार प्रेगनेंसी। क्लियर? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि 16 वीक्स वाली प्रेगनेंसी फीमेल अगर ब्राउनिश कलर ऑफ वजाइनल डिस्चार्ज लेकर आती है तो इट इज मोलार प्रेगनेंसी, दैट इज जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज। ओके, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट पर्सन बिकमिंग सिक इन एन एपिडेमिक इज कॉल्ड। कोई भी एपिडेमिक कंडीशन में अगर पहला पर्सन सिक होता है तो उसको क्या कहते हैं, प्राइमरी केस, सेकेंडरी केस, कॉन्ट्रैक्ट केस और द इंडेक्स केस। यस, उस केस को हम क्या कहते हैं, प्राइमरी केस। वेरी इजी क्वेश्चन। ओके, ठीक है। सेकेंडरी केस किसको कहते हैं, यस, सेकेंडरी केसेस में कौन से पर्सन आते हैं, पर्सन हु एक्वायर द डिजीज
फ्रॉम एन एक्सपोजर टू, फ्रॉम एक्सपोजर टू प्राइमरी केस। सेकेंडरी केस वो होता है जो प्राइमरी वाले केस से, जिसको सबसे पहले वो डिजीज कंडीशन हुई थी, जो एक्सपोज हुआ था, उससे जो एक्सपोज हुआ उसको हम कहते हैं सेकेंडरी केस। ठीक है, और इंडेक्स केस किसको कहते हैं? यस, व्हाट इज इंडेक्स केस? द पर्सन दैट कम टू द अटेंशन ऑफ पब्लिक हेल्थ अथॉरिटी। ठीक है, अटेंशन, कम टू पब्लिक हेल्थ अथॉरिटीज, उसको हम कहते हैं इंडेक्स केस। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes. What is the next question? The client has undergone a thyroidectomy. पेशेंट की थायराइडेक्टमी हुई है। ठीक है, थायराइड का कुछ पार्ट निकाल दिया है। द नर्स मॉनिटर्स, पार्ट इन द सेंस पार्ट भी बोल सकते हैं, या कंप्लीट थायराइड ग्लैंड निकाल दी है। द नर्स मॉनिटर्स फॉर साइन ऑफ डैमेज ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड। हमको पता है कि ये थायराइड ग्लैंड होती है, इसके पीछे में ही हमारी पैराथायरॉयड ग्लैंड, दिस इज द थायराइड ग्लैंड, एंड इसके बाजू में इस तरीके से पैराथायरॉयड ग्लैंड होती है। ठीक है, द नर्स मॉनिटर्स फॉर द साइन ऑफ डैमेज ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड पोस्ट ऑपरेटिवली। एक फीमेल जिसमें कि थायराइड ग्लैंड को रिमूव किया है, पेशेंट, एक पेशेंट में थायराइड ग्लैंड को रिमूव किया है, एंड द नर्स इज मॉनिटर द पेशेंट कि अब उसमें पैराथायरॉयड ग्लैंड पे कुछ इफेक्ट तो नहीं आया, कोई डैमेज तो नहीं हो गई है वो। सो विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इंडिकेट डैमेज टू द पैराथायरॉयड ग्लैंड? ऐसा कौन सा सिम्टम या कौन सी चीजें दिखेगी जिससे वो नर्स कहेगी कि इस पर्सन में पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है वो डैमेज हुई है? हॉर्सनेस ऑफ वॉइस मिलेगा, टिंगलिंग अराउंड द माउथ मिलेगा, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस दिखेगा, या फिर नेक पेन दिखेगा। सी, पैराथायरॉयड, पैराथायरॉयड ग्लैंड का मेन इंपॉर्टेंट काम क्या होता है? यस, व्हाट इज द पैराथायरॉयड ग्लैंड का मेन इंपॉर्टेंट काम? मेंटेन सीरम कैल्शियम लेवल। ठीक है, अब जब कैल्शियम लेवल कम होता है तब हमको क्या मिलता है? यस, वी ऑलवेज गेट टिंगलिंग सेंसेशंस। ठीक है, और यहाँ पे टिंगलिंग सेंसेशन हमको कहाँ मिल रहा है? अराउंड द माउथ। ना हॉर्सनेस होगा, ना रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगा, ना नेक पेन होगा। अगर पैराथायरॉयड ग्लैंड को कोई भी डैमेज हुआ है एट द टाइम ऑफ थायराइडेक्टमी, वी विल गेट टिंगलिंग सेंसेशन अराउंड द माउथ। क्लियर? ओके, द लास्ट क्वेश्चन। which instruction which instruction should the nurse give a patient who is going to have a chest tube removed? एक पेशेंट को चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज था, अब उसको रिमूव करना है, तो आप क्या इंस्ट्रक्शन पर्सन को दोगे? यू विल से कि हाइपर वेंटिलेट जस्ट बिफोर द ट्यूब इज रिमूव। जब मैं जस्ट बिफोर, जब ट्यूब को मैं जस्ट निकालने वाली होगी तो आपको बहुत ज्यादा हाइपर वेंटिलेट करना है। ठीक है, इनहेल एज द ट्यूब इज बीइंग पुल्ड आउट। ठीक है, जब मैं ट्यूब को बाहर की तरफ खींचूंगी तो आपको अपने सांस को रोक के रखना है। ठीक है, या फिर मैं कहूंगी टेक अ डीप ब्रेथ एंड होल्ड इट, आप एक गहरी सांस ले लीजिए एंड उसको होल्ड कर लीजिए, एंड अवॉइड द वेल्सल्वा मैनवर। ठीक है, वी ऑलवेज गिव, जब भी चेस्ट ट्यूब रिमूव करते हैं हम हमेशा वल्सल्वा मैनवर को यूज करते हैं। what happens into the valsalva maneuver? Take a deep breath and pinch your nostril closed with your fingers. ठीक है, डीप ब्रेथ ले लो, अपने नाक को अपने दो फिंगर से बंद कर लो। ठीक है, माउथ को भी क्लोज रखो। ठीक है, ठीक है, और उसको होल्ड करके रखना है, सो उसको हम कहते हैं वल्सल्वा मैनुअर। ठीक है, जिससे कि हम एयर को अंदर नहीं रहने देते। ठीक है, सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? टेक अ डीप ब्रेथ एंड होल्ड इट। We will not hyperventilate, we will not inhale as the tube is being pulled out, and we will not avoid the Valsalva maneuver. In fact, we will follow the Valsalva maneuver whenever the chest tube is getting removed. Clear? Okay. ठीक है, so thank you. This is the class about today's. ठीक है, total we did 10 questions. If anyone have any suggestions to improve from my sides for all of you, क्योंकि आप लोगों को help होनी चाहिए। ठीक है, have a good day. We will meet in the series number 18th. Okay, thank you.